नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। आज तारीख 5 जुलाई साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, आपको याद होगा ये बात मैंने आपके सामने रखी थी कि ईरान की सरकार भले ही गद्दार हो जाए, लेकिन ईरान के लोगों के अंदर जो एक मुसलमान का खून होता है, जो एक सच्चे मुसलमान का खून होता है, वो खून दौड़ रहा है और ईरान के लोग कभी भी अपने रहबर के साथ गद्दारी नहीं कर सकते। ये बात जब मैंने बोली थी तो कई सारे लोगों ने कहा था कि तुम तो बांटने वाली बात कर रहे हो। सरकार के लोग और ईरान के जो लोग हैं वो सब अलग अलग थोड़ी ना है, लेकिन आज उसका रिजल्ट मैं आपको सबूतों के साथ बता रहा हूं कि ये दोनों अलग अलग कैसे हैं और ईरान के लोगों के अंदर का ईमान कितना पक्का है और वो कितने दिल के मजबूत हैं। आपको याद होगा कि जब सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनेई साहब को शहीद किया गया था, उसी के जस्ट बाद जब अमेरिका द्वारा ऑफर दिया गया और अलग अलग देशों ने जब अप्रोच किया और ईरान के सामने जाके ये रिक्वेस्ट की कि आप अमेरिका के साथ बातचीत करें, बातचीत करके अमेरिका के साथ सीज फायर कर लें, तो ईरान के डेलीगेशन बातचीत करने के लिए कभी इस्लामाबाद, कभी कतर, कभी स्विट्जरलैंड, कभी जिनेवा, इन तमाम जगहों पे पहुंचे। लेकिन उस दौरान भी जो ईरान की आवाम थी, उस आवाम ने अपनी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया और कहा कि हमें उस देश से कोई डील नहीं चाहिए जो देश हमारे ईमान के पक्के, हमारे ईमान के उस रहबर को मारा है, उस रहबर को कत्ल किया है जो अमेरिका के आगे कभी घुटने नहीं टेकने वाला था। इसी को लेके चाहे अब्बास अराची हो, चाहे पार्लियामेंट्री स्पीकर गालिबाफ हो, इन सबके खिलाफ इंटेंस लेवल पे प्रोटेस्ट हुआ। हालांकि उसके बाद भी जो ईरान के अलग अलग डिप्लोमेट है वो बातचीत करने के लिए पहुंच जाते थे, लेकिन अब चूंकि हमारे सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनेई साहब का जनाजा निकल रहा है, तो इस जनाजे के दौरान लोगों का जो हुजूम है उसके अंदर जो चीजें देखने को मिली हैं, एक एक चीज मैं आपको बता रहा हूं और उन चीजों को देखने के बाद आप खुद बताइएगा कि ईरान के लोगों का जज्बा कितना बड़ा और ईमान कितना पक्का है। सबसे पहले स्क्रीन पे आप एक तस्वीर देखें, एक वीडियो देखें। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख रहे होंगे कि ईरान के जो लोग हैं उनके हाथों में दो तरह के झंडे हैं। पहला झंडा काला है और दूसरा झंडा लाल है। और अगर आप तादाद में देखेंगे तो जो लाल झंडा है वो लाल झंडा ज्यादा है काले झंडे से। अब जिनको ईरान का कानून नहीं पता या फिर जिनको ईरान का इमोशन नहीं पता, तो उनकी जानकारी के लिए मैं उनको बता दूं कि ईरान काले झंडे तब निकालता है जब वो शोक मनाता है और लाल झंडे तब निकालता है जब वो जंग की शुरुआत कर रहा हो और खून के बदले खून की डिमांड कर रहा हो। तो एक बार फिर से इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि ईरान के जो आवाम के लोग हैं वो काले झंडे तो लेके निकले हैं। उनके मन में एक शोक, एक दुख, एक गुस्सा तो है कि भाई हमारा रहबर हमें छोड़ के चला गया, लेकिन उससे कहीं ज्यादा उनके खून में बदले का उबाल है। इस वजह से आप देखेंगे कि चाहे महिलाएं हो, चाहे बच्चे हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे कोई दुधमुहा सा बच्चा हो, उसके हाथ में भी लाल झंडा है और ये तमाम लोग चीख चीख के नारे लगा रहे हैं कि हमें अमेरिका से बदला लेना है और हमारे रहबर को जिसने मारा है उससे उसके खून का हिसाब लेना है। इधर ये प्रोटेस्ट तो चल ही रहा है, इधर आज ईरान के रेलवे स्टेशन पे नारे लगाए गए और इंटेंस लेवल पे प्रोटेस्ट हुए, जिसका वीडियो देखें आप। इधर दोस्तों तेहरान के मेट्रो स्टेशन पे अमेरिका मुर्दाबाद के ऐसे नारे लगे हैं कि इसकी गूंज बिना किसी टीवी चैनल के, मतलब इतना तेज शोर था कि बिना किसी टीवी चैनल के ये गूंज डायरेक्ट अमेरिका पहुंच जाएगी। उसका भी वीडियो देखें आप। इन वीडियोस में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि ईरान की जो जनता है उसके अंदर कितनी ज्यादा नाराजगी, कितना ज्यादा गुस्सा है और अपने सरकार से ये जनता बार बार कह रही है कि अमेरिका और इजराइल के साथ कोई भी बातचीत आप लोग मत कीजिए, हमें बदला चाहिए, आप बदला लेके दें। बहरहाल जो लोग ईरान नहीं पहुंच पाए हैं, जिन देशों के पास उतना पैसा नहीं था, यानी जिन देशों के नागरिकों के पास उतना पैसा नहीं था कि वहां पे पहुंच जाएं, और अगर वो मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैं उनको खामनेई साहब के जनाजे की वीडियो दिखा दे रहा हूं। ये सामने स्क्रीन पे जो जनाजा आप उठते हुए देख रहे हैं, ये जनाजा किसी और का नहीं, आपके रहबर जो गुजर चुके हैं, जिन्होंने इस दुनिया से कूच कर दिया। हमें ये पैगाम देके कि जो बुरी नीयत का आदमी है, जो इंसानियत को खत्म करने पे लगा है, भले ही उसके हाथों तुम्हें शहादत हासिल हो जाए, लेकिन तुम्हें झुकना नहीं है। ये जनाजा उन्हीं का है और इसी जनाजे को देखने के लिए, इसी जनाजे को
टच करने के लिए, अपना आखिरी कंधा देने के लिए 100 से ज़्यादा देशों के डेलीगेशन पहुंचे हैं। 100 से ज़्यादा देशों के जो बड़े बड़े नेता हैं वो पहुंचे हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, भारत से भी कई सारे लोग गए हैं, अलग अलग देशों के राष्ट्रपति आए हैं, रशिया से आए हैं, अजरबैजान से आए हैं, और ये तमाम देशों के लोग वहां पहुंच के इस ताकत को बता रहे हैं उस आदमी के, जो आदमी इस दुनिया में ही नहीं है। मतलब जीते जी की तो बात आप छोड़ दीजिए, आज वो शख्स इस दुनिया में भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको देखने के लिए, उसके आखिरी जनाजे को छूने के लिए 100 से ज़्यादा देशों के डेलीगेशन आ गए हैं। वहीं डोनाल्ड ट्रंप जब चुनाव जीतता है, 1000 जगह वो न्योता भेजता है, 10-20 जगह के लोग पहुंचते हैं, और यहाँ ये आदमी शहीद होके भी 100 से ज़्यादा देशों के डेलीगेशन को बुला के अपने सामने सजदे में झुका रहा है। खैर, इधर ये तमाम चीज़ें दोस्तों चल रही हैं। इधर एक और बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है कि अलग अलग देशों में, जिन देशों में पैसे की कमी थी, जो मैंने आपको बताया कि भाई बहुत सारे लोग ऐसे थे, टिकट लगता है, वीज़ा लगता है, पासपोर्ट लगता है, आदमी नहीं पहुंच सकता, तो अलग अलग जगहों पे जो जनाजा था जिसको लोग नहीं देख पाए, उस जनाजे की एक रेप्लिका बनाई गई। अलग अलग जगहों से खबर निकल के सामने आई है कि जनाजों की रेप्लिका बनाई गई और एक कृत्रिम जनाजा बना के वहां पे लोगों ने मातम किया, वहां पे शोक किया और रहबर अमर रहे जैसे नारे लगाए गए। इसके अलावा दोस्तों नाइजीरिया से बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है कि नाइजीरिया के लोगों ने भी बाकायदा मातम किया है। नाइजीरिया के लोगों ने बाकायदा वहां पे शोक प्रकट किया, बाकायदा कृत्रिम जनाजा निकाला गया, और नाइजीरिया के जो शेख इब्राहिम है, उन्होंने प्रेस टीवी को इंटरव्यू देते हुए साफ तौर पर कहा कि जो रहबर थे, आज उनके जाने का गम पूरी नाइजीरिया के अंदर फैला हुआ है। नाइजीरिया के जितने लोग हैं वो रहबर को याद कर रहे हैं, और रहबर की याद में उन्होंने एक तरह से शोक दिवस मनाया है। इसके अलावा नाइजीरिया के शेख इब्राहिम ने यह भी कहा कि पूरी दुनिया में कोई ऐसा देश था, चलो पूरी दुनिया में कोई ऐसी शख्सियत थी, कोई ऐसा ताकत था जो बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के ये बता रहा था कि तुम गलत कर रहे हो और गलत के सामने हम झुकेंगे नहीं। ये ताकत है सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई की। और ये कहते हैं ना कि आदमी कितना कमा के जा रहा है, ये उसके जनाजे के पीछे चलने वाली भीड़ बताती है। और यहाँ पे सेम चीज आप देख रहे हैं कि सुप्रीम लीडर के जनाजे के पीछे कितनी बड़ी भीड़ है। खैर, इसी दौरान दोस्तों ईरान की राजधानी तेहरान में इस समय करोड़ों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है, और ऐसे हाल में इजराइल और अमेरिका का खतरा भी बराबर बना हुआ है। कई सारे एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि इजराइल अमेरिका अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आएगा, इनको मौका मिलेगा ये टारगेट करेंगे। मोसाद ब्लास्ट करवाने की कोशिश कर सकता है, CIA आग लगाने की कोशिश कर सकता है, अमेरिका एयर स्ट्राइक करने की कोशिश कर सकता है। और अगर 100 से ज़्यादा देशों के डेलीगेशन, पॉलिटिशियन ईरान के अंदर पहुंचे हैं, सुप्रीम लीडर को आखिरी विदाई देने को पहुंचे हैं, तो ऐसे हाल में अब यह जिम्मेदारी ईरान की हो जाती है कि ये 100 से ज़्यादा देशों के जो लोग आए हैं उनकी सिक्योरिटी मजबूत रहे, उनको कोई खतरा ना हो, और वो जिस हिसाब से सुरक्षित आए हैं उसी हिसाब से सुरक्षित चले जाएं। इस वजह से ईरान ने सिक्योरिटी में भी चकाचौंध व्यवस्थाएं की है। लगभग 3 लाख के करीब IRGC के सैनिक ऐसे हैं जो बाकायदा सड़कों पे फैले हुए हैं। अलग अलग जगहों पे बाकायदा खामनेई साहब की तस्वीरें लगाई गई हैं, उन तस्वीरों के अंदर भी कैमरे लगाए गए हैं कि कोई भी कुछ संदिग्ध गतिविधि करे तो उसको फौरन देखा जाए। अच्छा, किसी की तबीयत अगर ख़राब हो जाए तो उसको फौरन मेडिकल उपचार मिल सके, किसी को कोई दिक्कत हो तो ऐसे हाल में उसको फौरन जो IRGC की टीम है वो पहुंच के उसको टेक केयर कर सके। इसके अलावा दोस्तों ईरान ने क्या किया है कि बहुत सारे हाइड्रोजन से भरे हुए गुब्बारे, बड़े बड़े गुब्बारे जिसमें इंसान बैठ सकता है, उसको ऊपर आसमान में छोड़ दिया है कि उस पे लोग बैठ के चप्पे चप्पे पे नजर रखें कि आखिर ईरान में कहीं कोई सेधमारी तो नहीं कर रहा, कहीं मोसाद, CIA या फिर कहीं कोई एयरक्राफ्ट ऐसा कुछ तो नहीं है कि जो दूर से आ रहा हो और उसको पकड़ा ना जा सके। मतलब हजारों की तादाद में गुब्बारों पे आदमी IRGC के जो हैं वो चढ़ के बैठे हुए हैं, ऊपर से नजर रख रहे हैं। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि भाई साहब गुब्बारे का इस्तेमाल क्यों? फाइटर जेट थे, तमाम और चीजें थी। तो मैं बताऊं भाई, गुब्बारा सबसे सस्ता है भाई, पैसे भी तो बचाने, इतना भी पैसा थोड़ी ना फूंक देना है कि आने वाले टाइम में ईरान की जनता हिसाब मांग ले। तो कम बजट में सबसे सस्ता इलाज ये था कि 50 फीट 60 फीट की ऊंचाई पे ऐसे ऐसे गुब्बारे लगाए गए हैं जिसमें 2 दिन 3 दिन तक IRGC का एक सैनिक अपनी दूरबीन के साथ, अपने तमाम उपकरणों के साथ वहां पे रह के चप्पे चप्पे पे नजर रख सकता है, ताकि किसी भी डेलीगेशन को कोई खतरा ना हो, ईरान की जो जनता है उसमें भगदड़ ना मचे, चूंकि 2 करोड़ की भीड़ संभालना आसान नहीं होता। खैर, इधर ये तमाम चीजें दोस्तों चल रही है, इधर बड़ी अपडेटें निकल के सामने आ रही है, और भक्तों तक ये वीडियो आप फेंक के जरूर मार दीजिएगा कि पाकिस्तान के दोनों हाथों में लड्डू हैं।
पाकिस्तान के दोनों हाथों में लड्डू हैं। और ऐसा क्यों कह रहा हूं, वो खबर सुनिए, आपकी स्क्रीन पे है। ईरान के अलग अलग जो सीनियर पॉलिटिशियन हैं, उन्होंने पाकिस्तान की तारीफ करते हुए कहा कि ईरान और अमेरिका की जंग के दौरान पाकिस्तान से जो सपोर्ट मिला वो सपोर्ट काबिले तारीफ था। साफ तौर पे ये कहा गया कि पाकिस्तान से जो सपोर्ट मिला वो सपोर्ट काबिले तारीफ था और हम पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा करते हैं। यानी अब ईरान भी पाकिस्तान की तारीफ कर रहा। इधर दूसरी तरफ दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आए दिन आसिफ मुनीर की तारीफ करते हुए नहीं थक रहा। कह रहा है कि आसिफ मुनीर एक रॉयल आदमी है, आसिफ मुनीर एक बढ़िया आदमी है। इसके अलावा जो शहबाज शरीफ है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। तो आप साफ तौर पर देखें तो पाकिस्तान ईरान का भी सगा बन गया, पाकिस्तान अमेरिका का भी सगा बन गया। और इधर हम लोग क्या कर रहे हैं, मतलब एज ए इंडियन अगर आप सोचें और मोदी सरकार जो है अगर उसकी बात हम करें तो मोदी सरकार इस समय ना अमेरिका की सगी रह गई, ना ही ईरान की सगी रह गई और ना ही पूरी दुनिया में हमें कोई पूछ रहा है। आज चाइना को लेकर ईरान ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि चाइना के जहाज अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को पार करने की कोशिश करते हैं तो चाइना के जहाज को विशेष प्रोटोकॉल ईरान द्वारा दिया जाएगा। मतलब बाकी पूरी दुनिया के जहाज अगर जा रहे हैं तो वो अलग की बात है, लेकिन अगर चाइना का जहाज स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से पार हो रहा है तो ईरान बाकायदा उसको गार्ड करेगा, बाकायदा उसको सिक्योरिटी देगा और सिक्योरिटी देके स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को पार कराएगा। ये प्रोटोकॉल चाइना के लिए है। इधर हमारा दूसरा दुश्मन कौन, पाकिस्तान, उसकी ईरान तारीफ कर रहा। इधर चाइना ने बाकायदा अरुणाचल प्रदेश पे कब्जा कर लिया है, ऐसी खबरें अरुणाचल प्रदेश की जनजातियां दे रही हैं। भले ही जो अलग अलग गोबर छाप चैनल हैं वो आपको बताते रहे कि ऐसा कुछ नहीं है, सारे लोग झूठ बोल रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि अलग अलग जो जनजातियां अरुणाचल प्रदेश की नेटिव जनजातियां हैं उन्होंने ये क्लेम किया है कि चाइना ने अरुणाचल प्रदेश की जमीन पे कब्जा किया है। कई सारी ऐसी तस्वीरें निकल के सामने आ रही है जिसके माध्यम से ये पता चल रहा है कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर अब चाइना धीरे धीरे अपने आप को घुसाता चला जा रहा है और मोदी सरकार ऐसे मामले में खामोश है। इधर मोदी की बेइज्जती पूरी दुनिया में ऐसी है कि द गार्जियन में रिपोर्ट छपी है, रिपोर्ट आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसमें साफ तौर पे लिखा गया है कि अगर मोदी को अपने देश में बुलाना हो तो कुछ मत करो। ध्यान दीजिएगा, बड़े तवज्जो से सुनिएगा, पूरी दुनिया में पांव की इज्जत क्या है। अगर मोदी को अपने देश में बुलाना हो तो कुछ नहीं करना है, बस कोई पुरस्कार दे दो, चूंकि मोदी भी पुरस्कार का भूखा है। ये द गार्डियन की रिपोर्ट है और द गार्डियन भारत के प्रधानमंत्री के बारे में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा क्योंकि कुछ तो उसने देखा होगा। हम अपने मुंह से विश्वगुरु होने का दावा ठोक देते हैं, हम अपने मुंह से कुछ भी होने का दावा ठोक देते हैं, लेकिन इंटरनेशनल फोरम पे हमारी क्या रिपोर्टेशन है, द गार्जियन बता रहा। इधर भारत में मुसलमानों से नफरत इतनी है कि राम मंदिर में घोटाला हुआ तो कहने वालों ने यह तक कह दिया कि हिंदू का पैसा हिंदू ने लौटा तो पूरी दुनिया क्यों बोल रही है। मतलब इस बात की खुशी है कि कोई मुसलमान इन्वॉल्व नहीं है, बाकी हिंदू का पैसा हिंदू लूट ले, हिंदू की लड़की की इज्जत कोई हिंदू लूट ले, हिंदू का घर कोई हिंदू कब्जा कर ले। मतलब इस लेवल पे नफरत है। लेकिन पाकिस्तान ने क्लेम किया, वो क्लेम मैं आपको बता देता हूं। पाकिस्तान ने हमारे अलग अलग रास्तों को बैन कर दिया और कहा कि अफगानिस्तान जाने के लिए भारत पाकिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं कर सकता। इस वजह से मोदी सरकार ने नया फैसला लिया है कि अब जो मदद अफगानिस्तान में जाएगी वो पहले भारत से दुबई जाएगी और दुबई से फिर आके अफगानिस्तान में लैंड कर जाएगी। यानी जो मोदी सरकार है वो एक मुस्लिम कंट्री को फंड करने के लिए, एक मुस्लिम कंट्री को सपोर्ट करने के लिए इतनी बेताब है कि यहां से दुबई भेजा जाएगा, दुबई से घूम के वो अफगानिस्तान आएगा, लेकिन मदद जारी रहनी चाहिए, ऐसा मानना है मोदी सरकार का। अब सरकार के जो बादशाह है मोदी साहब, वो मुसलमान की मदद करने के लिए एक मुस्लिम देश के माध्यम से यहां पे मदद कर रहे हैं। लेकिन भक्त मंडली क्या कह रही कि राम मंदिर का पैसा मुसलमान ने तो नहीं लूटा, हिंदू ने लूटा तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये वो आलम है कि पति भले ही मर जाए लेकिन सौतन विधवा होनी चाहिए। जुमले समझ रहे हैं आप मैं क्या बोल रहा हूं? पति भले ही मर जाए, सौतन विधवा हो जाए बस। तो मतलब राम मंदिर का पैसा लूट जाए कोई दिक्कत नहीं है, बस मुसलमान ना आ जाए इसमें। खैर इधर दोस्तों स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही कि गल्फ ऑफ ओमान से 8 जहाज पार होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ईरान ने इसमें ऐसा प्रोटोकॉल गल्फ ऑफ ओमान और स्ट्रेट ऑफ हार्मोज के इर्द गिर्द लगा दिया है कि कोई भी जहाज
पार नहीं हो पाया। 8 जहाज ऐसे थे जो गल्फ ऑफ ओमान से वापस लौट गए। मतलब अमेरिका के वो गुलाबी सुअर भाई साहब जो कह रहे थे कि वी विल प्रोवाइड सिक्योरिटी, मतलब हम सिक्योरिटी देंगे, वो सारी सिक्योरिटी धरी की धरी रह गई। एक भी जहाज पार नहीं हो पाया, चूंकि आईआरजीसी के कोस्टल गार्ड वहां पे तैनात खड़े थे, कोई भी जहाज पार नहीं हो पाया। इधर दोस्तों ईरान फिर एक गलती कर रहा है, जिसके बारे में मैंने आपको कई दिन बताया, आज फिर बता रहा हूं। कल की घटना है। कल ईरान से कई सालों बाद एक प्लेन उड़ा जो 200 से ज्यादा बीमार और वो लोग जो जंग में घायल हुए थे उनका इलाज के माध्यम से ठीक करके सना यानी यमन लेके जा रहा था। ईरान से यह प्लेन जब उड़ता है, इसी दौरान सऊदी अरब से कई सारे फाइटर जेट उड़ते हैं और इस प्लेन पे हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फौरन हुतीज ने जब मिसाइल दागी तो ये लोग भागते हैं, सऊदी अरब वाले भागते हैं। अब सुनिए, सऊदी अरब ने एक बार फिर से नापाक हरकत की, लेकिन ईरान की आप कमी देखिए कि यही ईरान फिर से सऊदी से 5 या 7 बोइंग 777 प्लेन खरीद रहा है। खरीदना था तो आप चाइना से ले लेते, खरीदना था तो आप रशिया से ले लेते, लेकिन इनको भी न जाने कौन सा सुलेमानी कीड़ा है कि ये बार बार अमेरिका से डील करने पहुंच जाएंगे, ये बार बार पहुंच जाएंगे सऊदी से विमान खरीदने। बाद में उन्हीं पैसों का इस्तेमाल मिसाइल और डिफेंस के माध्यम से इन्हें पे किया जाता है, लेकिन ये बात नहीं समझ पा रहे। खैर, इसी दौरान दोस्तों रशिया ने एक ऐसी बात बोली, अगर इस बात को ईरान सीरियसली समझ जाता है तो ईरान बड़े फायदे में रहेगा। रशिया ने साफ तौर पे कहा है कि ईरान को न्यूक्लियर की जरूरत नहीं है, बस ईरान को स्टेट ऑफ हार्मोज पे अपना कंट्रोल बना के रखना है, चूंकि स्टेट ऑफ हार्मोज पूरी दुनिया पे छोड़ा गया सबसे बड़ा न्यूक्लियर वेपन है। यह बात रशिया ईरान को इनडायरेक्टली बता रहा है कि कुछ भी हो जाए स्टेट ऑफ हार्मोज के मामले में, तुम कोई भी डील, कोई भी कॉम्प्रोमाइज मत करना, क्योंकि रशिया पिछले कई सालों से अमेरिका के खिलाफ लड़ रहा, अलग अलग माध्यम से। यूक्रेन भी अमेरिका की ही प्रॉक्सी है और लड़ रहा है, और इस वजह से उसको पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना। और अगर ईरान इस बात को सीरियसली ले लेता है तो ईरान काफी ज्यादा फायदे में रहेगा। खैर, इसी दौरान दोस्तों ईरान के राष्ट्रपति महमूद पेजेश्कियन ने साफ तौर पे कहा है कि हमारे रहबर सुप्रीम लीडर का जो झंडा था उस झंडे को हम नीचे नहीं होने देंगे। अब ये बात जब पेजेश्कियन बोलते हैं तो फिर मेरे दिमाग में एक सवाल आ जाता है कि क्या अब डील के लिए बातचीत होगी या नहीं, और अगर बातचीत होगी तो तुमने तो झंडा वहीं नीचे कर दिया। चूंकि सुप्रीम लीडर ये कहते कहते शहीद हो गए कि अमेरिका से कोई भी बातचीत नहीं होगी, चूंकि अमेरिका होता कौन है डिसाइड करने वाला। सवाल बड़ा सिंपल सा है कि अमेरिका होता कौन है डिसाइड करने वाला, और जिस दिन ये सवाल महमूद पेजेश्कियन पूछने की क्षमता रखेंगे उसी दिन मैं मान जाऊंगा कि हाँ, महमूद पेजेश्कियन भी अपने सुप्रीम लीडर जैसे बन गए। खैर, कटाक्ष समझिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थोड़ी देर बाद फिर मिलते हैं। जय हिंद, ऊपर वाला हिफाजत करें।